प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा माशी बहरान और इस बहरान से निकलने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ काम किया जाए तो हम माशी तौर पे बेहतर हो सकते हैं और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की हम बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं और दुनिया भर में बहुत सारे मालिक हैं जिन्होंने IMF प्रोग्राम्स लिए और उसके बाद वो बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने बेहतर तरीके से अपने फ़ंड्स का यूटिलाइज़ किया और देखते देखते वो अपने पाँव पे खड़े हो गए। हम भी हो सकते हैं और हमने देखा कि 60s में हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त ज़राअत के वाले से डेवलपमेंट्स थी, फिर एक गैप आया। उस गैप के बाद हम देखते हैं कि हमने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुए और ख़ुद जो फूड सिक्योरिटी थी वो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना हमें करना पड़ा। शाह साहब, गुफ्तगू हम कर रहे थे कि इस पूरे अमल में ज़रा एक एग्जीक्यूशन एक बड़ा अमल है, साथ ही साथ हमारे पास बंजर ज़मीनें अभी भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट का एक फुकदान है जो कि हमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा ये कि यूथ की आप बार बार बात कर रहे थे, एकेडमिया जो है हमारी और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या इनपुट दे सकती हैं इस पूरे अमल में? देखिए, मैं कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ और उनके यहाँ मैं देखता हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं। ठीक, पहली बात यह है कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो फाइनेंसिस है। ठीक, तो इस प्रोग्राम का जो कि ये जॉइंट वेंचर मैनेजमेंट बोर्ड है जी, उसके तेरे तमाम जो एक बुनियादी बात है जो की है वो ये कि 40% जो है उसकी आमदनी का वो तो सूबे को चला जाएगा। ठीक, 40% जो है वो जो फार्मर है उसको वो उसकी आमदनी है, खालिस आमदनी है, और 20% जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया जाएगा कि वो उन इदारों को जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करते हैं उनके लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए ताकि आपके पास बीज जो है उसकी अच्छी क्वालिटी जो है उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकें। और हमारा जो चैलेंज है वो ये कि हमारी जो वो प्रोडक्शन जो है वो आज भी पुरानी 40 साल 45 साल पुरानी जो थी प्रोडक्शन वो ऊपर नहीं आ रही, इसलिए कि हमारे यहाँ बीज की क्वालिटी नहीं है। सही, और दूसरी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए जिस किस्म की आपको मॉडर्न जदीद किस्म के और उसमें यानी इक्विपमेंट चाहिए उसकी कमी है। ठीक, और किसान की वो उसको कैसे लोकल डेवलप शायद नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन। ये आपको मैं बताऊं कि जो किसान है ना जी, वो उसकी मालूमात जो है वो हम सबसे ज़्यादा है, नहीं एकेडमिया से ज़्यादा मालूमात उनकी ज़्यादा मालूमात हैं जो अच्छा, एक आम किसान है, क्योंकि उसको पता है कि उसने किस मौसम में क्या चीज़ किस वक्त क्या लगानी है। ठीक, और उसकी एक जो तजुर्बा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो मैं जैसे समझता हूँ कि जो नए बच्चे जो बच्चे पढ़ के यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं इस वक्त उनकी जो जॉब की सबसे बड़ी फील्ड होती है वो होती है कि वो पेस्टिसाइड कंपनी के अंदर जो है जाके सेल्समैन बन जाएं, खाद की कंपनियों में बन जाए, या ये है कि जो दूसरे बीज वगैरह बेचने वाली कंपनियां उनके पास चले जाएं। लेकिन जब ये कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी तो उनकी जॉब जो है वो सॉइल पे होगी। जिसने सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी वो सॉइल की इम्प्रूवमेंट की तरफ काम करने के लिए जाएगा। ठीक, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी वो जो फार्म का सिस्टम है उसको चलाने के लिए जाएगा कि वहाँ पर जो है इंश्योर करे कि अगर हार्वेस्टिंग के लिए मशीन चाहिए तो वो काबिल इस्तेमाल रहे हर सूरत में। तो उसके अलावा स्टोरेज के लिए जो है जो फैसिलिटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें जिसकी एक तालीम होगी वो उसी हिसाब से जो है उसको उसमें जॉब मिल सकेगी। इस वक्त जो है वो लोग बाग ये शिकायत करते हैं जो बच्चे ख़ासतौर पे ज़रूरी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, जी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सही, और वो सही कहते हैं, वो बेचारे क्या करें जब उनके पास जो है ऐसी फार्म नहीं होंगे। लेकिन डेयरी के शोबे में लोगों ने देखा कि जो आपके लाइव स्टॉक डॉक्टर्स हैं वो अब मिलते नहीं हैं, उनकी कमी हो गई है क्योंकि इतनी तेज़ी से जो है उसमें लोगों को लेके आया गया है। फिर उसमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत है कि वैक्सीन्स पाकिस्तान में बनाई जाएँ। अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी वैक्सीन बनाने वाला इदारा नहीं है जो कि लाइव स्टॉक की वैक्सीन्स जो हैं जो ख़ास तौर पे फुट एंड माउथ की डिजीज़ है उसको जो है कैटर कर सके। सही, तो इसमें शाह साहब दुरुस्त फरमाने, पाकिस्तान दूध और गोश्त की पैदावार में एक ज़ाहिर एक अच्छा मुकाम रखता है और
चौथा बड़ा मुल्क बताया जा रहा है एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद हम ग़िज़ाई किल्लत की तरफ कैसे चले जाते हैं? यानी शॉर्टेज क्यों हो जाता है? क्या यानी कोई कम्युनिकेशन गैप आता है, बीच में खुराक हमारी होल्ड हो जाती है, ये मामला क्या है? देखिए, मैंने आपको 3-4 मोटी जो चीज़ें बताई। एक तो ये है कि रोड टू मार्केट का जो कंसेप्ट है वो अभी इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसे पूरी तरह से ओवरहॉल किया जाए। लेकिन उन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इस चीज़ की है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये जो आपके यहाँ कोविड आया था तो आपके यहाँ एक इदारा कायम किया गया जिसका नाम था NCOC जी। वो जो आपकी यानी हुकूमत की जो वज़ीर थे उनकी सरबराही में काम करता था जी। ऐसे उनके साथ पूरा जो नेटवर्क था वो फ़ौज ने प्रोवाइड किया था, बिल्कुल ऐसे फोर्सेस ने प्रोवाइड किया था। उससे क्या हुआ, आपने फौरी तौर पे पिन पॉइंट कर लिया, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे आइडेंटिफाई कर लिया कि फ़लानी गली के अंदर कोविड है। तो ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यही रिसोर्सेज जो हैं आप ज़रूरी तरक्की के लिए जो है आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ जो है वो बनाए और इम्प्लीमेंट करे। तो असल जो रोल है फ़ौज को इसमें जो जॉइंट वेंचर मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल करने का, वो ये नहीं है कि सिर्फ उनके हवाले ज़मीन कर दी जाए जी। बल्कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो ये सारे काम जो है वो कर सके, जो कि एक जिसमें सब लोगों को शामिल किया जा सके। और एग्जैक्टली वही जो NCOC का आपके पास किरदार था, उसकी लाइंस के ऊपर जो है आप एक इमरजेंसी लगाएं एग्रीकल्चरल फूड सिक्योरिटी की, और उस इमरजेंसी को जो है मीट करने के लिए आप अच्छे से अच्छा बीज इंश्योर करें, आप अच्छी से अच्छी रिसर्च इंश्योर करें, आप मार्केट के लिए जो है एक्सेस दें। इन सब चीज़ों का जो है करने का एक निज़ाम मुरतब करने की ज़रूरत है। ठीक, शाह साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने ये एग्जांपल दी NCOC की, और हमने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ हुई कि बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया। हालांकि इतनी अच्छी मैनेजमेंट डेवलप कंट्रीज़ के पास थी, उनके पास मशीनरी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद कोविड को जिस तरह पाकिस्तान ने हैंडल किया, और ज़ाहिर इस इदारे को क्रेडिट जाता है। इसी तर्ज का आप जो जॉइंट वेंचर की आप बात कर रहे हैं जो बोर्ड वाला है, ज़ाहिर इसको अगर स्ट्रेंथन किया जाए और इसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए इसी तरह, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। दूसरा, पिछले दिनों हमने देखा कि सैलाब की वजह से बड़ी तबाहकारियाँ हुई हैं। फसलें बड़ी अच्छी होती हैं पंजाब में, ख़ास तौर पे सिंध की जब हम बात करते हैं तो बारिश आ जाती है, फसलें तबाह हो जाती हैं। इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? और इन्हीं यानी एक तरफ तबाही होती है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है। देखिए, कैसे इन दोनों चीज़ों को कैश कराया जा सकता है? क्लाइमेट चेंज जो है ये तो सारी दुनिया के लिए चैलेंज है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो उससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। इसमें मैं आपको 2 बातें बताऊँगा। इससे जो पहले आपको याद है एक टिड्डी दिल का जो है पाकिस्तान के अंदर मसला हुआ था, वो कैसे सॉल्व हुआ था? वो यही एक जॉइंट एफर्ट था फ़ौज का भी और दूसरे इदारों का भी। हमारे पास तो वो अब हेलीकॉप्टर भी नहीं थे कि जो उसको इस्तेमाल कर सकें, तो फ़ौज ने वो सारे उसी वक्त हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए, जिससे टिड्डी दल का जो है मुकाबला किया गया। ये जो सैलाब आया, इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो है आपका मलेरिया का, जो लोगों को जो है मुश्किलात आती हैं। इस साल आपने सुना कि कोई मलेरिया की जो है उस किस्म का एपिडेमिक आया है? क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कि एक इदारा है फ़ौज का जो कि जिसने कि एक ऐसा केमिकल तैयार किया और उसे WHO से जो है अप्रूव करा रखा है जी। That's great, और उसको जो है जहाँ जहाँ पानी जमा था, वो सिंध हुकूमत ने ख़ास तौर पे करीबन 5000 टन के करीब उस केमिकल को लेके उधर उसको जो है उसका पानी में शामिल किया गया और स्प्रे किया गया। तो उससे क्या होता है कि जो लार्वा है मलेरिया के लिए, जो बुनियाद है कि जी मच्छर पैदा होता है, वो लार्वा ही वहीं ही ख़त्म हो गया। ठीक, तो ये वो एक प्राइवेट सेक्टर के साथ और इदारे के साथ मिलके जो काम करने की मिसाल है, वो एक बेहतरीन मिसाल है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्लाइमेट चेंज का जो एक है ना रियलिटी है, उसमें आपके पास ये मसाइल जो हैं उसमें 2 तरह के हैं। एक तो बहुत ज़्यादा बरसातें, और फिर एक बहुत ज़्यादा ड्राउट, और फिर जो है वो हीट वेव्स। गुज़िश्ता साल आपने हीट वेव देखी, इस साल फिर हीट वेव जो है खुदा ना खास्ता एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन अगर बढ़ गई तो उसके असरात जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। लेकिन इसको, और फिर हमारा उसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो वाटर स्केर्सिटी का भी है। जी बिल्कुल है। हमारे पास जो टोटल वाटर है उसकी जो इस वक्त हमारी फार्म लैंड की जो है सिर्फ 28% रिक्वायरमेंट पूरी करता है।
बाकी आप जो है वो ज़मीन से पानी जो है ट्यूबवेलों के ज़रिए निकाल रहे हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा आपके पास एक जो है बहस रहती है कि जो डैम बनाए जाएँ, स्टोरेज नहीं है। 22 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर के जो है आपको इस वक्त डैम की कैपेसिटी की शॉर्टफॉल है मुल्क में, और इसको यानी कि हम सब इस तरफ लगे हुए हैं। लेकिन ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जिसमें आप जिसको आयोनाइजेशन कहते हैं जी। उससे आप जो है एक रिसर्च प्रोजेक्ट्स उस पर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ने जो है एक चोलिस्तान के इलाके में रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। 6 महीने में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा क्या, जिससे आप बरसात के लिए ऐसे हालात पैदा कर दें कि बरसात हो जाए, सही, और ऐसे हालात पैदा कर जाएं कि बरसात हो रही है तो उसको रोक भी लिया जाए। अरे ज़बरदस्त, ये नहीं तो इसके ऊपर काम हो रहा है प्रॉपर। ये काम हो रहा है और इसकी टेस्टिंग जो है वो 6 महीने तक मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगी। वो हमारे लिए वे फॉरवर्ड होगा, और उसमें भी फ़ौज का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वो उस रिसर्च के अमल को जो है बहुत हद तक जो यानी उसकी मुमकिनात हो सकी हैं उसको उन्होंने सहूलतकारी की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, फ़ौज की जब हम बात करते हैं, पाक फ़ौज का ये खासा रहा है कि यानी मैनेजमेंट साइड बड़ी ज़बरदस्त रही थ्रू आउट। अगर हम यानी हाउसिंग की बात करें तो DHA हो या जितने भी कैंटोनमेंट्स हैं या इस तरह की आबादियाँ हैं, वहाँ आपने देखा कि बनाते तो ये लोग हैं लेकिन रहते वहाँ पे 95% जो है वो सिविलियंस ही हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइज इतना अच्छा करते हैं, चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छा करते हैं। और बाकी ये है कि अगर हम इनकी यहाँ पे भी खिदमत लें और इसी तरह हुकूमत जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, इतना बड़ा रकबा है और जो कॉन्सेप्ट्स जो इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जिस तरह कर रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हमारी यही है, जैसे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी या दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करें। मेरा ख्याल है मैक्सिमम इस पे आयोनाइजेशन जो होगी ना, ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी और इलाके यूनिवर्सिटियाँ जो एग्रीकल्चर में हैं उनके यहाँ भी पहुँच जाएगी। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो बहुत बड़ा रकबा हमारा जहाँ पर इस वक्त पानी की बहुत बड़ी स्केर्सिटी है, मैं अगले 10 साल में जो है इस पूरे इलाके को ये देखता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करके प्रॉपर तरीके से वहाँ फार्मिंग की जाए, ख़ुद वहाँ के रहने वालों के लिए जो लोकल्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी कि वो फिर उनको ख़ुद जो है मौका मिलेगा कि अपनी ज़मीन की काश्त कर सकें। और ज़मीन उनके पास इतनी है, खाने को कुछ चीज़ है नहीं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और, चूँकि पिछले दिनों ही ज़लज़ला अपना ये सैलाब आया, छोटे डैम्स जो कि हम देखते थे गांव देहात में, छोटे छोटे बिल्कुल, वो तो डैम भी निकल आएंगे लेकिन जोर जबर बनाए होते थे लोगों ने पानी, जो बरसाती पानी रोकने के लिए। छोटे डैम्स का कॉन्सेप्ट, इस पे ज़्यादा अखराजात भी नहीं आते, तो आप नहीं समझते कि इसको भी थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए ताकि जो तूफ़ान आता है, सैलाब आता है, तो उसके डैमेज को ज़रा रोक तो नहीं सकते, कम तो किया जा सकता है? नहीं, देखें वो कंसेप्ट भी अपनी जगह पर यकीनन है, लेकिन स्टोरेज जो है ना, डैम के बजाय अगर आप स्टोरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कि आपको स्टोरेज का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने एक झील बना दी और वहाँ पर जो है उसकी स्टोरेज कर ली पानी की, ठीक है। तो लेकिन एक जो डैम्स का आम कंसेप्ट है वो उससे बहुत हल्का है, बहुत मुख्तलिफ है, और वो इतना सस्ता नहीं है। सही, वो उसमें बड़े पैसे लगते हैं। अच्छा। और हमने तो देखा कि जब वो सैलाब आया तो बेशुमार जो डैम्स थे वो टूट भी गए, कुछ धुल गए, अपनी जगह से हट गए। तो स्टोरेज, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ के वजह से जो अवेलेबल हैं, आप बहुत कुछ इन मौसमी हालात को अपने लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है शाह साहब, और अगले किसी प्रोग्राम में भरपूर हम बल्कि हम सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ये जो सिलसिला है ये जारी रहे, क्योंकि इसका मकसद ये है कि आम आवाम भी और ख़ासतौर पे हमारे वो लोग इन्वेस्टर्स जो काम करना चाह रहे हैं, जो इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी मोटिवेट हो सकें। जाते जाते ये बताइएगा कि और जब हम बात करते हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ तो आ रही हैं, स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिया है, चूँकि इनका बड़ा ज़बरदस्त इनपुट हो सकता है ओपिनियन बनाने में भी, और ख़ुद मीडिया जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है कि किसी तरह हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। देखिए, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है अपने तमाम नौजवानों से ख़ास तौर पे कि अब वो अपने मुतल्लिक जब सोचें कि उनका कैरियर कहाँ होगा तो वो एग्रीकल्चर के मुतल्लिक सोचें, क्योंकि सारी दुनिया में जो है फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। चाहे आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन जाएँ, ठीक है, चाहे आप सॉइल इंजीनियर बन जाएँ, चाहे आप जो है वो उसके लिए एक प्लानर बन जाएं,
बायोटेक के अंदर अपनी आपको जो है आला से आला तालीम हासिल करें, लेकिन फ्यूचर जो है सारा वो फूड सिक्योरिटी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए है। तो अब वो डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना जो है उसके बजाय सोचें कि एग्रीकल्चर में उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से वो बढ़ा सकते हैं, किस तरह हो सकता है, और आपका करियर भी इनफैक्ट। जी हाँ। और दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करूँ आखिरी, कि अगर हम अपनी यानी सिर्फ एक दरख्त एक फ़र्द हर साल लगा ले तो 25 करोड़ दरख्त जो है वो हमारे लगेंगे, और 4 साल में 1 अरब दरख्त जो है वो हम लगा सकते हैं। और इस तरह से ये हर साल जो है ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। दरख्तों के बगैर दुनिया में कहीं भी ये बात तयशुदा है कि क्लाइमेट इफेक्ट्स को जो है आप मिटिगेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात की आपने शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में खासतौर पर वक्त दिया, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी आप हमारे साथ रहेंगे और हम ज़रूर बात करेंगे इस वाले से। ख़ासतौर पे जो शाह साहब ने आखिर पे बात की, हर शख्स अगर अपना हिस्से का काम कर दे, एक दरख्त लगा दे, तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से रूनमा हो रही हैं, और इसका जो असरात हैं वो पाकिस्तान पे भी बराह रास्त पड़ रहे हैं। हमें बचना होगा, और उसके लिए बहुत छोटी सी काविश आपने करनी है, और ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूथ है, उनका जो फ्यूचर है वो भी जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर से, और इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।